का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं लॉयड्स ग्रुप के 3 स्टॉक्स के बारे में। लॉयड्स इंजीनियरिंग, लॉयड्स मेटल एंड लॉयड्स इंटरप्राइजेस। वेलकम बैक टू माय चैनल द शेयर शिक्षा। सो यहाँ पे इन स्टॉक्स की बात करें तो यहाँ पे सबसे बड़ी गलती क्या होती है? सबसे बड़ी गलती है बहुत सारे इन्वेस्टर्स सिर्फ लॉयड्स के नाम को देख के सोचते हैं कि तीनों स्टॉक सेम ही है, एक ही कंपनी है, तीनों स्टॉक सेम है। हाँ, नो डाउट कि ये एक ग्रुप के हैं तीनों, बट ये सेम स्टॉक नहीं है। रियलिटी ये है कि कंपनी की एग्जीक्यूशन स्टोरी है, हर एक कंपनी की अलग है। एक कंपनी प्रोडक्शन और माइनिंग की स्ट्रेंथ स्टोरी है, दूसरी कंपनी जो है कैपिटल एलोकेशन स्टोरी है, एक कंपनी का अपना अलग बिजनेस है। तो अगर आप इन तीनों को सेम समझकर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप गलत स्टॉक में गलत एक्सपेक्टेशन लेके बैठे हो यहाँ पे। तो आज मैं सिर्फ न्यूज़ नहीं बताऊंगी, ना मैं बताऊंगी कि इन मैं शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म सिर्फ वही होगा कि क्या करना है क्या नहीं, थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लॉयड्स इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे ऑनेस्टली अगर मेरे से पूछा जाए इसके बारे में शॉर्ट में बात करो तो मुझे लगता है मार्केट में अभी भी इस स्टॉक को सिर्फ एक्विजिशन हेडलाइन की तरीके से देखा जा रहा है, लेकिन एक्चुअल स्टोरी एक्विजिशन की नहीं है। एक्चुअल स्टोरी है एग्जीक्यूशन की। किसी भी कंपनी के लिए एक्वायर करना इजी होता है, उसको उसका एक्विजिशन का न्यूज़ देना इजी है, बट एग्जीक्यूशन क्या है? कंपनी ने स्टील इंफ्रा सोल्यूशन यानी SISCOL, सिस्कोल इसको मैं शॉर्ट में बोलती हूँ, उसमें 88.12% का स्टेक एक्वायर करने का प्रपोजल दिया था, जो कि हो गया है। डील लगभग 1073 करोड़ के आसपास का है। शेयर होल्डर्स का अप्रूवल उसके लिए 15 जुलाई की को EGM मीटिंग है, स्केड्यूल किया हुआ है ऑलरेडी। देखते हैं क्या उससे निकल के आता है। अब यहाँ बेसिकली सोचने वाली बात ये है मार्केट में कि मार्केट एग्जीक्यूशन सुनकर एक्साइटेड हो जाता है हम इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर। हमारे लिए न्यूज़ काफ़ी बड़ी होती है कि एक्वायर कर रही है, तो और मैं भी वीडियोस में बोलती हूँ, एंड ये एक्चुअली 100% मिथ नहीं है, बट सिर्फ आप एग्जीक्यूशन को सोचकर काम कर रहे हैं तो वहाँ दिक्कत आती है। अगर सिर्फ एक्विजिशन को सोच के कर रहे हैं कि इसने एक्वायर कर लिया है तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो वहाँ पे गलत बात है। हमें इसकी जो एग्जीक्यूशन है उसके ऊपर काफ़ी नज़र रखनी चाहिए। तो अब यहाँ पे बात करते हैं हम कि सिस्कोल का एंगल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, मैंने इसके बारे में बात क्यों करी। अब यहाँ पे हमारी कंपनी जो है लॉयड्स इंजीनियरिंग को सिर्फ एक नॉर्मल इंजीनियरिंग कंपनी से एक बिगर इंजीनियरिंग, फैब्रिकेशन और EPC एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म की डायरेक्शन में ले जाता है ये कंपनी। तो इसलिए ये कंपनी का एक्विजिशन, उसको एक्वायर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इसका जो होराइजन है काफ़ी बड़ा हो जाता है इस कंपनी का, ठीक है। और अगर कंपनी इस इंटीग्रेशन को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर लेती है, अब आया मेन पॉइंट कि अगर ये एग्जीक्यूट कर लेती है तो आने वाले क्वार्टर्स में बिजनेस का स्केल अलग दिखेगा, तो लॉन्ग टर्म स्टोरी बहुत अच्छी हो सकती है इसकी। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा रिस्क भी है। अगेन वही बात है कि एक्विजिशन अनाउंस करना इजी होता है, एक्विजिशन को इंटीग्रेट करना डिफिकल्ट होता है। अब थोड़ा सा हम देखेंगे चार्ट को और फिर शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म की बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम चार्ट की बात करेंगे। किसी का मुझे एक कमेंट आया था कि ये जो आपका चैनल है वो बिल्कुल गलत है। मैं अग्री नहीं करती उनसे, और अग्री इसलिए नहीं करती क्योंकि उन्होंने मेरे को चैलेंज किया है। इट्स नॉट लाइक दैट। आई रिस्पेक्ट कि उन्होंने बोला चैनल जो है हमारा उसको इस तरीके से भी बनाया जा सकता है जो कि हमारा छोटा चैनल बनता है, एंड बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि उन्होंने बोला कि पॉइंट्स नहीं मिलते और यहाँ पे सारे पॉइंट्स मिलते हैं। बट हमने बहुत बार देखा है कि लॉयड्स इंजीनियरिंग बहुत शॉर्ट चैनल में काम नहीं करता है, और तब वही एक मेन रीज़न है कि मैं ये वाला चैनल लेके चली थी। एंड इन फ्यूचर अगर ये करेक्ट होता है एंड एवरीथिंग होता है तो ये कई बार हो सकता है कि फॉर्म हो जाए। तो मैं ब्रॉडर एंगल लेके चलती हूँ इसका, और मैं ये नहीं बोलूँगी कि वो गलत है या मैं सही हूँ, और मैं ये भी नहीं बोलूँगी मैं गलत हूँ वो सही है, क्योंकि मेरी अपना तरीका है एनालिसिस करने का और उनका अपना तरीका है। क्योंकि 2 लोग 3 लोग
जो जिस तरीके से चार्ट को देखेंगे कभी सेम तरीका नहीं हो सकता, और जिस तरीके से वो डिसाइड करेंगे किसी स्टॉक को लेने का सेम नहीं हो सकता। बट एनीवे हम इस स्टॉक की एनालिसिस दोनों तरीके से करेंगे। पहले तो जो मैं चार्ट लेके चली हूँ, जो मैं एनालाइज करती हूँ, उस तरीके से देखें तो इस पॉइंट पे जहां पे स्टॉक अभी है, हमने पहले ही बात करी थी, ये लाइन पहले से लगी हुई है जो कि हमारी 82.75 के आसपास की है, और हमने पहले बोला था कि इसके आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता है, जो कि अगेन ब्रेक हो गया, उससे थोड़ा नीचे क्लोज हुआ है ये। बट हमने पहले ही बात करी थी कि बी केयरफुल, ये चैनल के पास है, हो सकता है कि न्यू हाई बना दे ये, बट उसने बनाया नहीं। यहाँ पे हमें हो सकता है अब 3 ब्लैक रोज भी देखने को मिले। 3 व्हाइट सोल्जर होते हैं, 3 ब्लैक रोज होते हैं, हमें 3 व्हाइट सोल्जर्स नहीं मिले, हो सकता है 3 ब्लैक रोज देखें, तो अपना स्टॉप लॉस जरूर साथ लेके चलना है। और हमने पहले ही बात करी थी कि अगर आप इन्वेस्टेड हैं इस स्टॉक में तो आप अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस साथ लेके चलें। अब यहाँ पे बात करें आरएसआई की, आरएसआई जो है हमारी, वो हमारी इस टाइम पे घूम रही है लगभग 51.98 के आसपास। अब आरएसआई के पास करते हैं सपोर्ट की बात, तो आरएसआई के पास यहाँ पे थोड़ा सा पीछे चलें, इस पॉइंट के आसपास सपोर्ट देखने को मिला है, और ये लगभग उसी पॉइंट के आसपास है। आरएसआई थोड़ा सा और नीचे आके, चाहे वो फ्लक्चुएशन में आए चाहे कैसे है, वहां पे इसको सपोर्ट जरूर है। और आरएसआई में भी सपोर्ट और ट्रेंड लाइन होती है, और मैंने कल एक वीडियो बनाई थी आरएसआई के बेसिक चीजों को लेके, उसमें सारा एक्सप्लेन किया है, वो भी आप जाके देख सकते हैं। तो अभी के लिए कमिंग बैक टू द पॉइंट, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए। रोज जो टेक्निकल वीडियो बनती है दैट्स अ डिफरेंट थिंग, ये वीडियो जो है इसमें आपको एक क्लैरिटी के साथ मिलेगा कि क्या हो सकता है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के लिए मुझे लगता है एक बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगी, सिर्फ न्यूज देख के और एक्साइटमेंट में डिसीजन मत लीजिए। अगले कुछ क्वार्टर में मार्केट में देखने को मिलेगा मैनेजमेंट किस तरीके से एक्विजिशन को ग्राउंड लेवल पर कितनी स्मूथली इंटीग्रेट कर रही है। तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि अगले 3 महीने या 4 महीने तक, अगले 2 क्वार्टर तक आप सिर्फ देखते रहिए और एंट्री मत बनाइए। आई एम नॉट गोना से दैट, वो हम टेक्निकल एनालिसिस में देखते ही हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बट यहाँ पे मुझे ये चीज जरूर क्लैरिटी के साथ मैं आपको बोल सकती हूँ कि सिर्फ इस स्टॉक की बात नहीं, किसी भी स्टॉक को सिर्फ न्यूज की एक्साइटमेंट लेके मत चलिए, बाकी सारी चीजों का भी ध्यान रखिए। अभी के लिए अगर वॉल्यूम की बात करें तो हमारा यहाँ पे वॉल्यूम जो है जितनी तेजी से हमारा इस पॉइंट पे वॉल्यूम हमें बढ़ता हुआ दिखाई दिया, उतनी तेजी से यहाँ पे कम होता हुआ दिखाई दिया। इसका मतलब यहाँ पे सेलिंग पे बहुत ज्यादा स्ट्रांग वॉल्यूम नहीं आ रहा है। ये एक अच्छी भी बात है क्योंकि ये नॉर्मल करेक्शन है, कोई ऐसे नहीं आ रहा कि ओके बस गिर जाएगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज जो है, अगर ये स्टॉक हमारा कौन सा लेवल है, लेट्स जस्ट टेक दिस, अगर ये स्टॉक हमारा 80 के लेवल को ब्रेक करता है तो यहाँ पे हमें थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, और ये स्टॉक हमें हो सकता है कि या तो ये जो साइडवेज रेंज बना हुआ है 74 का थोड़ा सा हो सकता है कि सपोर्ट ले, और अगर नहीं लेता है तो इसका सपोर्ट जो है 71 और 72 के बीच में आके बनता है। तो यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस जरूर साथ लेके चलिए, जो भी आपका एपेटाइट है। तो यहाँ पे अगर इस स्टॉक की वीडियो को कंक्लूड करूं तो मेरा फोकस एक्विजिशन पे नहीं रहेगा, मेरा फोकस जो रहेगा इंटीग्रेशन पे रहेगा। तो अब इस स्टॉक के लिए कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट एक नॉर्मल एनालिसिस है। एक बार के लिए हम एक काम करते हैं, हम थोड़ा सा इसको हटा के हम लगाते हैं बॉलिंजर बैंड। बॉलिंजर बैंड की बात करें तो बॉलिंजर बैंड के लिए अभी हमारा 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज से नीचे आ गया है स्टॉक। अगर ये रिवर्सल ले लेता तो बहुत अच्छी बात है, अगर रिवर्सल नहीं लेता है तो हो सकता है, क्योंकि 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज को ये ब्रेक कर चुका है, तो हो सकता है कि ये नीचे भी आ जाए, तो अपने स्टॉप लॉस जरूर साथ लेके चलेगा। अब चलते हैं हम दूसरे स्टॉक पे, जो कि है हमारा लॉयड्स मेटल एंड एनर्जी। अब लॉयड्स मेटल एंड एनर्जी पर्सनली मेरे को इस ग्रुप का, लॉयड्स ग्रुप का सबसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक लगता है। इस कंपनी का बिजनेस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्लियर है, मैच्योर है, तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इसका सिंपल रीज़न ये भी है क्योंकि इंजीनियरिंग कंपनी की स्टोरी ऑर्डर्स एंड एग्जीक्यूशन से चलती है, बट होल्डिंग कंपनी की स्टोरी सेंटिमेंट एंड कैपिटल एलोकेशन से चलती है। लेकिन ये जो कंपनी है वो कंपनी माइनिंग कंपनी है, और इसका असली रिपोर्ट कार्ड जो है वो है प्रोडक्शन, और इसी रिपोर्ट कार्ड में कंपनी ने स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाया। अब बात करते हैं Q1 फाइनेंशियल 2027 की। इसमें लॉयड मेटल का आयरन ओर प्रोडक्शन जो था 6.05 मिलियन टन रहा है, जो ईयर ऑन ईयर लगभग 53% की ग्रोथ से बढ़ा है। 53% इज लाइक क्रेजी।
तो उससे बड़ा है। एंड कंपनी ने फाइनेंशियल 2027 के लिए 26 मिलियन टन प्रोडक्शन टारगेट भी मेंटेन किया है। तो यहाँ पे बहुत ही क्लियर बिजनेस करती है कंपनी, तो इसकी वजह से मुझे लगता है कंपनी को बहुत अच्छा ग्रोथ भी मिला है, वो हमें प्राइस में भी देखने को मिला है, और मुझे लगता है कि ये प्राइस जो है वो जस्टिफाई भी करता है। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, जो ये इन्होंने ग्रोथ दिखाई है, जो इन्होंने नंबर्स बोले, तो ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, सिग्नल है कि कंपनी माइनिंग कैपेसिटी, लॉजिस्टिक्स और ऑपरेशनल एग्जीक्यूशन में स्केल बिल्ड कर रहा है। साथ में कंपनी ने हेक्सा एनर्जी MH3 में अपनी स्टेक बढ़ाकर 29.72% कर दिया, जिसके लिए फ्रेश सब्सक्रिप्शन अराउंड 3.15 करोड़ का था, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। और कॉपर साइड पर भी अगर कैटेगरी कॉन्गो में कमर्शियल कॉपर कैथोड प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुकी है, यानी कंपनी धीरे धीरे सिर्फ आयरन ओर तक लिमिटेड नहीं रहना चाहती है, वो अपना होराइजन बढ़ा रही है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है, होराइजन तो बढ़ा रही है, बाकी सारी चीजें सही चल रही हैं, ग्रोथ बहुत क्लियर है, बट यहाँ पे बात आती है प्रोडक्शन ग्रोथ एंड शेयर होल्डर रिटर्न सेम चीज नहीं होते, बहुत डिफरेंट चीजें हैं, और इनको मेंटेन करके चलना बहुत मुश्किल होता है। मार्केट अब इस कंपनी में ये देखेगा कि प्रोडक्शन ग्रोथ के साथ साथ मार्जिन सस्टेन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी कि मार्जिन जो है आपके लॉन्ग टर्म में, कई बार ऐसा होता है कि जब आप कोई भी लॉन्ग टर्म का ऑर्डर होता है या कुछ होता है, तो कई बार आप ना अपने OPM को थोड़ा सा घटा के भी चलते हैं, सो दैट कि हम लंबे समय तक किसी कॉन्ट्रैक्ट में बने रहें, या किसी कॉन्ट्रैक्ट को ग्रैब करने के लिए या कुछ। तो मार्जिन्स जो होते हैं, ऑपरेटिंग मार्जिन, ये देखना पड़ेगा इनको कि ये मेंटेन करके चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए क्या फोकस होना चाहिए। उससे पहले थोड़ा सा हम देखेंगे इसके चार्ट को। चार्ट यहाँ पे हमें, एक सेकंड के लिए, चार्ट यहाँ पे हमें थोड़ा सा साइडवेज होता हुआ दिख रहा है, इसको भी थोड़ा सा क्लोज करते हैं। साइडवेज होता हुआ दिख रहा है, बट एक्चुअल में अगर हम देखें तो इस साइडवेज की जगह यहाँ पे छोटा सा एक ट्रेंड लाइन भी बनता हुआ दिख रहा है। इसको हम करते हैं डिलीट। छोटा सा यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनता हुआ दिख रहा है, बट ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। और ट्रेंड लाइन की जगह मैं ये बोलूंगी कि यहाँ पे ना छोटा सा एक ट्राइंगल बनता हुआ दिख रहा है, उसका भी थोड़ा सा यहाँ पे फॉर्मेशन है, बट कंप्लीटली नहीं बनता हुआ दिख रहा है। यहीं पे अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनता हुआ दिख रहा है, यहाँ पे लग रहा है RSI जैसे एक ही स्टेज पे चल रही है, बट यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन बनी है, तो कोई डाइवर्जन हमें यहाँ पे नहीं देखने को मिली है। अब बात करते हैं हमारी कि जो हमें ये चैनल बनता हुआ दिखा है। सबसे पहले ये स्टॉक जो है अपनी सपोर्ट 1 के आसपास ट्रेड कर रहा है, पिवट से नीचे है, जो कि एक बहुत अच्छी बात नहीं है। एक रेंज में एक फंसता हुआ ये नजर जरूर आ रहा है। अब यहाँ पे शॉर्ट टर्म की एंट्री और एग्जिट की बात करें, उससे पहले हम कुछ यहाँ पे लेके चलेंगे कि हमारे क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो सकते हैं। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करें, जस्ट अ सेकेंड, इसको करते हैं हम क्लोज। तो सपोर्ट एंड जहां पे अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है, उसके पास ना हमारा मेजर सपोर्ट जो आता है वो कुछ इस पॉइंट पे आता है, 1654 के आसपास का है। अगर ये स्लिप करता है, उसके ऊपर अगर हमारा सपोर्ट आता है मेजर, तो वो आता है कुछ जहां पे अभी ये ट्रेड कर रहा है, उससे छोटू सा नीचे आता है, जो कि है 1700 का। अगर यहाँ से वापसी ले लेते तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं लेता है तो हो सकता है कि ये जो इसके ट्रेंड लाइन है उसको ब्रेक करके निकले। आज फ्लक्चुएशन में ट्रेंड लाइन इसने ब्रेक जरूर किया था, यहाँ पे हम देख सकते हैं फ्लक्चुएशन में इसने सपोर्ट को ब्रेक जरूर किया था, बट रिवर्सल ले लिया था यहाँ से। तो लेट्स सी इसमें क्या देखने को मिलता है। अब बिना कंफर्मेशन के एंट्री बनाना तो मेरे को लगता नहीं है कहीं से भी एक समझदारी का काम हो सकता है, तो उस चीज को ध्यान में रखें। जो इसकी कंफर्मेशन है, जो रेजिस्टेंस ये ब्रेक करके निकलेगा 1798, मतलब 1800 के आसपास का कुछ है। हालांकि इसकी मेजर रेजिस्टेंस जो है वो यहाँ पे आती है 1850 के आसपास की, यहाँ से हमें कंफर्मेशन मिलेगी, और अगर ये निकल गया तो बहुत अच्छा हमें रन देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ अभी ये यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक काफी स्ट्रॉन्ग रैली देके हटा है। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग रैली दी है, उसके बाद ये साइडवेज गया है। तो मैं बस इतना बोलूंगी, पहली बात कंफर्मेशन कैंडल लेके चले, दूसरा ये सपोर्ट को ब्रेक करता है तो यहाँ से गेट आउट कॉल होगी वो, तीसरा अपने अगर आप लॉस में है तो उसको ये सोच के ना चले कि ओके वापस चला जाएगा। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है मार्केट में, किसी और स्टॉक में भी बनाई जा सकती है, तो प्लीज अपना पैसा फंसा के ना रखें। चौथा,
अगर आप कैंडल स्टिक देख रहे हैं कि वहां से हमें ब्रेक मिल रहा है, कुछ हो रहा है, तो उसके साथ साथ आपको ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि RSI उसको सपोर्ट कर रही है, वॉल्यूम उसको सपोर्ट कर रही है, और बाकी सारे जो हमारी चीज़ें हैं वो सपोर्ट कर रही हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो रेजिस्टेंस आएगी वो हमें पिवट की भी आएगी। जो हमारी पिवट की रेजिस्टेंस, लेट्स सी कितना पॉइंट है, 1775 के आसपास है, तो उसका भी हमें ध्यान रखना है। तो ऊपर जाने के लिए यहाँ से अगर स्टॉक निकलता है तो बहुत सारी रेजिस्टेंस है, तो उस चीज का शॉर्ट टर्म में ध्यान रखना है। अब लॉन्ग टर्म की अगर बात करें, शॉर्ट टर्म का पहले ये दे देखते हैं कि अभी रिजल्ट भी आने वाला है, तो यहाँ फोकस क्वार्टरली ऑपरेशन परफॉर्मेंस, मार्जिन एंड कमोडिटी प्राइस पे रहना चाहिए कि क्या चल रहा है। टेक्निकली भी मैंने आपको बता दिया है, फंडामेंटली भी बता रही हूँ। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो ये काफी अच्छा स्टॉक है, डिप मिलती है तो मुझे लगता है पार्शियली एंट्री बनाई जा सकती है। और अब फंडामेंटली अगर बात करें तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए लॉयड मेटल अभी भी ग्रुप में बहुत सीरियस, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल स्टोरी है इस ग्रुप की। लेकिन माइनिंग बिजनेस जो होता है थोड़ा सा साइक्लिक होता है, एंड इसीलिए हर क्वार्टर जो है वो स्ट्रॉन्ग रहे ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बट स्ट्रॉन्ग क्वार्टर को परमानेंट ट्रेंड मान लेना ये भी सही अप्रोच नहीं है। बिजनेस जो होता है किसी क्वार्टर में हो सकता है कि फॉर एग्जांपल कि अभी जो आ रहा है Q2 चल रहा है, Q2 में हो सकता है कि वो काम करे कंपनी, और डिलीवरी उसकी Q3 में हो, पैसे हमें Q3 में आए, तो Q2 का हमें उतना अच्छा स्ट्रॉन्ग रिजल्ट नहीं दिखेगा, तो उस चीज को भी थोड़ा ध्यान में रख के चलना है। तो लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लगता है मेरा फोकस मेनली प्रोडक्शन ग्रोथ पर नहीं, मार्जिन एंड रिटर्न कैपिटल पर होना चाहिए। मुझे ये लगता है कि वो राइट अप्रोच रहेगी। तो आई थिंक लॉयड ग्रुप में सबसे जो स्ट्रॉन्ग बिजनेस स्टोरी है वो मुझे लॉयड मेटल्स की लगती है। अब हम चलेंगे, जो तीसरा हमारा स्टॉक है वो है लॉयड्स इंटरप्राइजेस। तो लॉयड्स इंटरप्राइजेस हमें अगेन, क्योंकि मैंने बोला था कि तीनों स्टॉक अलग अलग हैं और तीनों की स्टोरी अलग अलग है, तो ये स्टॉक हमें एक अलग स्टोरी बताता है। अब तीसरा स्टॉक है लॉयड्स इंटरप्राइजेस। मैक्सिमम इन्वेस्टर जो है यहाँ गलती करते हैं, वो सोच लेते हैं अगेन कि लॉयड का नाम है तो तीनों कंपनीज एक जैसी ही काम करती होंगी, एक जैसा ही इनका नेचर होगा, सब कुछ एक जैसा ही होगा, बट ऐसा नहीं है अगेन। तो यहाँ पे लॉयड इंटरप्राइजेस की स्टोरी ऑपरेटिंग बिजनेस से ज़्यादा होल्डिंग, इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल एलोकेशन पे है। और ये भी हमें पता है कि लॉयड इंटरप्राइजेस जो है इसका नाम चेंज हुआ था, पहले कुछ और नाम था, और ये जो है वो पेरेंट कंपनी है लॉयड मेटल की भी एंड लॉयड्स इंजीनियरिंग की भी, राइट। तो अभी रिसेंट अपडेट से यहाँ पे सिस्कोल ट्रांजैक्शन में लॉयड्स इंटरप्राइजेस भी शामिल था, जो कि लॉयड्स में लॉयड्स इंजीनियरिंग वर्क भी इन्वॉल्व था। ग्रुप यहाँ पे ग्रुप लेवल पर सिस्कोल में 88.12% का स्टेक एक्विजिशन हुआ है, और लॉयड्स इंटरप्राइजेस का वो स्ट्रेटेजिक मूव था। अब मेरे लिए न्यूज़ सिर्फ एक्विजिशन वाली न्यूज़ नहीं है, मेरे लिए सिग्नल है कि कंपनी अपनी कैपिटल को बहुत स्ट्रेटेजी के साथ डिप्लॉय कर रही है। लेकिन होल्डिंग कंपनी में एक प्रॉब्लम होती है, एक्साइटमेंट बहुत जल्दी बनती है और बहुत जल्दी खत्म भी हो जाती है, और ये चीज़ हमें इस स्टॉक में काफ़ी लंबे टाइम से देखने को मिली है। इस स्टॉक का जब न्यूज़ आती है तो एकदम से इसका भागना, और जब न्यूज़ ठंडी हो जाती है तो एकदम से इसका गिर जाना। तो यहाँ पे थोड़ा सा सेंटीमेंट पे चलता है, इन्वेस्टर थोड़े से सेंटीमेंट पे चलते हैं। एंड अगर सेंटीमेंट, अब एक बात होती है कि बोलते हैं कि मोटिवेशन जो होता है टेम्परेरी होता है, सेंटीमेंट जो होता है टेम्परेरी होता है, कुछ चीज़ आ गई तो वो सेंटीमेंट बदल सकते हैं, और यहाँ पे उसी तरीके से प्रॉफिट बुकिंग भी हमें देखने को मिलती है। अब इन्वेस्टर्स को क्या देखना चाहिए, मुझे लगता है इन्वेस्टर्स को देखना चाहिए कि मैनेजमेंट कैपिटल कहाँ लगा रही है, किस वैल्यूएशन पर लगा रही है, उससे लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर वैल्यू बन रही है या नहीं बन रही है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए लॉयड्स इंटरप्राइजेस सेंटिमेंट ड्रिवन स्टॉक हो सकता है। इसमें लॉयड्स ग्रुप की पोजीशनिंग न्यूज से एक्साइटमेंट आ रही है, लेकिन इतनी ही तेजी से वॉलेटिलिटी भी इस स्टॉक में देखने को मिलती है। थोड़ी सी न्यूज आती है, स्टॉक भाग जाता है, उसके बाद इमीडिएटली प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है। तो कुछ समझ नहीं आता इन्वेस्टर्स को, जो बहुत तरीके से, जो बहुत एक्सपर्ट है, उनको समझ नहीं आता कि ओके अभी तो एंट्री बनाई थी, सोच रहे थे स्टॉक ऊपर जाएगा, अभी ये नीचे गिरने लग पड़ा, क्या हो रहा है इस कंपनी में। तो फिर लोग थोड़ा सा झिल्ला के निकल जाते हैं स्टॉक से। तो ये चीज़ बहुत रेगुलर बेसिस पे इस स्टॉक में देखने को मिलती भी है।
तो अभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए मुझे लगता है इंपॉर्टेंट चीज़ है क्वार्टरली प्राइस मूवमेंट थोड़ा सा साइड पे रख के। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैनेजमेंट का कैपिटल एलोकेशन देखना चाहिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकली बात करते हैं कि स्टॉक में क्या हो रहा है, क्योंकि हम चार्ट निकाल के बैठे हैं तो टेक्निकल तो हमें देख रही है। स्टॉक पिवट को ब्रेक कर चुका है, सबसे पहली बात। यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं स्टॉक ने पिवट को ब्रेक कर दिया है। स्टॉक पिवट से नीचे ट्रेड करा है बट सपोर्ट 1 से ऊपर है। अब पिवट और सपोर्ट 1 के बीच में इसके पास दो इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट हैं वो हैं। अभी स्टॉक जो ट्रेड करे 71.33 पे है, 70.80 पे इसका काफी स्ट्रांग सपोर्ट है। उसके बाद अगर वो ब्रेक होता है तो 67.44 पे इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। वो अगर ब्रेक हो गया, 67 अगर ब्रेक हो गया तो यहाँ पे मुझे लगता है बहुत दिक्कत आ सकती है, क्योंकि इसके बाद हमारा जो सपोर्ट है वो हमें देखने को मिलता है 63 पे। बट अगर 63 पे ये नहीं रुकता है तो हमारा सपोर्ट काफी नीचे देखने को मिलता है। हालांकि छोटे छोटे सपोर्ट हैं हमारे पास, बट हमारा जो मेजर सपोर्ट आएगा फिर 54 पे आएगा। एंड आई होप इतना नीचे ना जाए, जो कि सपोर्ट 2 से भी नीचे है, पहले ही उसको थोड़ा सा ब्रेक मिल जाए। और लगता भी है क्योंकि RSI जो है हमारी यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारी RSI 47.20 पे है। अब ऐसा नहीं है RSI 40 से नीचे नहीं जाती, बिल्कुल जाती है एंड बहुत बार गई भी है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें, बहुत बार गई भी है। बट अभी के लिए थोड़ा सा ना मार्केट के सेंटिमेंट, आज तो मार्केट वैसे ही यहाँ पे डाउन देखने को मिली है हमें। थोड़ा सा कुछ इतना ज्यादा रन मार्केट में नहीं देखने को मिला है। डाउन थी, उसकी ओपनिंग ही डाउन हुई थी और उसके बाद सेकेंड हाफ में तो बहुत ही ज्यादा मार्केट डाउन गई थी। NSE इज लाइक 2.12% डाउन एंड यहाँ पे निफ्टी was again, sorry, not, I'm so sorry, not NSE, Nifty was 2.12% down and Bank Nifty was 2.51% down। तो उस चीज का असर काफी ज्यादा स्टॉक्स पे देखने को हमें मिला है, क्योंकि स्टॉक ना सेकेंड हाफ में एकदम से डुश करके नीचे चले गए थे। तो अभी के लिए क्योंकि मार्केट को रेप्लिकेट करते हैं, वो मिमिक करते ही हैं स्टॉक। अभी पर्टिकुलरली इस स्टॉक की बात करें, मुझे लगता है कि अगर ये स्टॉक 67 के आसपास बाई चांस दिख गया, पार्शली एंट्री बनानी चाहिए, वहां से रिवर्सल हो सकता है कि हमें बहुत अच्छा दिखे। यहाँ पे दो हमारे वो बन चुके हैं, 2 वाइट ब्लैक रोज एंड 3rd वाइट ब्लैक रो हो सकता है हमें बनता हुआ यहाँ पे नजर आए। तो उस चीज का ध्यान रखें, अपने स्टॉप लॉस जरूर साथ लेके चलें। अब यहाँ पे स्टॉक जो है इसके बाहर ट्रेड कर रहा है, जो कि है चैनल के बाहर ट्रेड कर रहा है। अगर ये वापसी ले गया तो बहुत अच्छा है, अगर साइडवेज क्रॉल के तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं किया तो यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके हमें चलना ही पड़ेगा। दूसरी, अभी इस सारी चीज को सम अप करें। और हाँ, एक और चीज, अगर आपको कंफर्मेशन चाहिए कि कंफर्मेशन किस पॉइंट पे मिलती है, उसके बाद फुल फ्लेज कॉन्फिडेंस एंट्री बनाई जा सकती है, वो है 78 का पॉइंट। उससे पहले मुझे लगता नहीं है कि फुल फ्लेज आपको कंफर्मेशन मिलती है, क्योंकि कंफर्मेशन कैंडल लेना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब यहाँ पे सारी वीडियो को अगर सम अप करें तो फाइनली अगर मुझे इन 3 लॉयड स्टॉक्स को एक लाइन में एक्सप्लेन करना हो तो मैं सिर्फ यही कहूंगी, लॉयड इंजीनियरिंग एग्जीक्यूशन स्टोरी है, लॉयड मेटल ऑपरेशनल स्ट्रेंथ एंड माइनिंग स्केल की स्टोरी है, लॉयड इंटरप्राइजेज जो है कैपिटल एलोकेशन की स्टोरी है। तीनों का नाम लॉयड जरूर है, तीनों सेम ग्रुप के स्टॉक जरूर हैं, बट लॉजिक सेम नहीं है इसमें। और यही बात इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा समझ आनी चाहिए। अब मैं आपसे एक बड़ा छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगी, अगर आपको अगले 5 साल के लिए लॉयड्स ग्रुप का सिर्फ एक स्टॉक चूज करना हो तो आप कौन सा स्टॉक चूज करोगे? क्योंकि हम रेगुलर बेसिस पे इन स्टॉक के बारे में वीडियो बनाते भी हैं। लॉयड्स इंटरप्राइज पे यूजुअली ज्यादा बनती है कि उसकी ऑडियंस है एंड इस चैनल पे एंड लोग बार बार बोलते हैं कि उसकी वीडियो बनाइए। तो अगर आप इन तीनों में से कोई स्टॉक चूज करना हो, कौन सा करोगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और क्यों करोगे वो वाला स्टॉक चूज, ये भी जरूर बताइएगा। सो दैट, एंड अगर कोई ऐसा स्टॉक है जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड आई होप यू लाइक द वीडियो एंड रेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।